हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझेंगे कि कॉकरोच के अंदर बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कॉकरोच अपनी बॉडी से किस तरीके से एलिमिनेट करता है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उसके बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट ब्लड है, या जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसके अलावा बात करें कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट और जो वाटर का जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप क्या बोल सकते हैं कि उसके रिजल्ट से क्या बनता है, एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन है उसको इसकी बॉडी फर्दर कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड के अंदर, और उस यूरिक एसिड को क्या है उसके बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम क्या करता है, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। तो सबसे पहले हम क्या है कि वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, फिर पीपीटी की मदद से उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इतनी चीजों को पीपीटी की मदद से समझते हैं। तो यही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका मेन काम क्या है कि हीमोलिम्फ या जो ब्लड है उसके अंदर नाइट्रोजनस मटेरियल हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, और ये जो वाटर है उसके अमाउंट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखेंगे। अब जनरली होता क्या है कि कॉकरोच के अंदर जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके रिजल्ट स्वरूप क्या बनेगा, यहां पर नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है। ठीक है, और ये क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड बहुत ज्यादा एक्सेस में बनता है, जिसको कॉकरोच क्या है अपनी बॉडी से एज अ यूरिक एसिड की फॉर्म में उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज हम समझेंगे कि जो कॉकरोच की बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो उसके अंदर आपको ये सारे स्ट्रक्चर मेन रोल प्ले करते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल, उसके अलावा आ जाता है फैट बॉडी सेल, उसके अलावा आ गया यूरिकोस ग्लैंड, और नेक्स्ट आ गया क्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये क्या है, मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके मेन ऑर्गन्स हैं या मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, सो ये बात आप इसके बारे में अच्छे से याद रखने वाले हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल हो गया, फेट बॉडी सेल्स हो गया, यूरिकोस ग्लैंड हो गया, क्यूटिकल्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, सो अगर हम मालपिगियन ट्यूब्यूल की बात करें तो बेसिकली अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये डायग्राम बेसिकली क्या है कि आपके कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का ये डायग्राम है। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो उसके अंदर जो इसका हिंडगट होता है, ठीक है, अगर हम इसके हिंडगट के बारे में बात करें तो हिंडगट का सबसे जो एंटीरियर पोजीशन होता है, एंटीरियर पोजीशन में आपको यहां पर गुच्छे के जैसा बहुत सारे फाइन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं, और इन फाइन टिब्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मालपिगियन टिब्यूल बोलेंगे। ठीक है, सो ये कहां पे प्रेजेंट होगा आपका, ये प्रेजेंट होगा हिंडगट के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट में। ये हिंडगट है और इसका एंटीरियर वाला जो पार्ट होगा उस वाले पार्ट में आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं और इसके लगभग 60 से 150 नंबर में होते हैं, यानी लगभग कितने होते हैं, 60 से लेके
150 नंबर में होते हैं, जो कि गुच्छों की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और लगभग यहाँ पे 6 से 8 गुच्छे इसके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा जूम करके हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि किस तरीके से ये फंक्शन करेगा। ठीक है, तो जनरली ये जो आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल है, क्योंकि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर किसी भी तरीके की ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, तो ये किस तरीके से एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है, पहले सारी चीजों को यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर पीपीटी की मदद से सारी चीजों को डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये मालपिगियन ट्यूब्यूल का डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है वो बेसिकली क्या है, हीमोसिल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जनरली क्या है कि अगर सपोज करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहा था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कुछ साइनसेस बनते हैं। ठीक है, तो जिसमें से मिडिल वाला जो साइनस था वो आपका कौन सा साइनस था, पेरीविसरल साइनस। क्या था, पेरीविसरल साइनस था। और मैंने आपको बताया था कि पेरीविसरल साइनस के अंदर ही आपका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, तो पेरीविसरल साइनस के अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होगा, और उस हीमोलिम्फ से ये क्या है कि ये आपके मालपिगियन ट्यूब्यूल क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डायग्राम समझिए, ये मान लेते हैं पेरीविसरल साइनस है, इस पेरीविसरल साइनस के अंदर इस तरीके से हीमोलिम्फ फिल्ड है। ठीक है, और यहीं पर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से मालपिगियन ट्यूब्यूल डायरेक्टली हीमोलिम्फ के इस तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, तो हीमोलिम्फ डायरेक्टली क्या होगा, मालपिगियन ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब इस मालपिगियन ट्यूब्यूल को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो मालपिगियन ट्यूब्यूल के ऊपर बेसिकली एपिथेलियम सेल की एक लेयर प्रेजेंट होता है, और ये जो एपिथेलियम सेल है इसका नाम होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल। ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल होता है, जिसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या नेचर के बारे में बात करें, तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो आपका ब्रश बॉर्डर होता है। कैसा होता है, ब्रश बॉर्डर्ड होता है। ये आपका ब्रश बॉर्डर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको लाइक छोटे छोटे ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये याद रखना है कि ये जो आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल है, कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो आपको दो रीजन्स देखने को मिलता है। एक डिस्टल रीजन है, ठीक है, जिसको हम सिक्रेटरी पोर्शन बोलते हैं, और दूसरा इसके अंदर आपको रीजन देखने को मिलेगा जिसको एब्जॉर्प्टिव पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, सो मालपिगियन ट्यूब्यूल के अंदर आपको दो रीजंस देखने को मिल रहे हैं, एक है डिस्टल सेक्रेटरी पोर्शन और दूसरा क्या है, पैरोक्सिमल एब्जॉर्प्टिव पोर्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि ये किस तरीके से नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जनरली होगा क्या कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो हमारा क्या है, ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, मालपिगियन ट्यूब्यूल का। उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कहां प्रेजेंट होता है, आपके पेरीविसरल कैविटी या पेरीविसरल साइनस के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी जहां पर हीमोलिम्फ डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, हम मान के चलते हैं कि ये हीमोलिम्फ है। ये क्या है, आपका हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ के अंदर ये जो पोटेशियम यूरेट बना हुआ है, इस पोटेशियम यूरेट को बेसिकली ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल का जो डिस्टल पोर्शन है वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यहां से इसको ये एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर लेके आ जाएगा, तो ये पोटेशियम यूरेट आ जाएगा। उसके अलावा कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी ये एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होगा, पोटेशियम यूरेट और वाटर ये आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद और दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ क्या बना देते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये डिस्टिल पोर्शन में सारे मॉलिक्यूल आएंगे, ये आपस में रिएक्ट करके आगे की तरफ भेजे जाएंगे, यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके पैरोक्सिमल पोर्शन के पास भेजे जाएंगे। ठीक है, पैरोक्सिमल पोर्शन में होगा क्या कि पैरोक्सिमल पोर्शन के अंदर ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि एब्जॉर्प्टिव पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है, जो सॉल्ट है, उनका दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां से होगा क्या कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट और वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो यूरिक एसिड यहां पर बनेगा
उस यूरिक एसिड को बेसिकली ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है वो उसको इलियम के अंदर पोर कर देता है। इलियम के बाद कोलन में जाता है, कोलन के बाद रेक्टम में आता है, और कोलन और रेक्टम के पास क्या है, फिर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट का में जो वाटर है वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और यहां पर क्या है, रेक्टम में आते आते ये जो यूरिक एसिड है फिशेस के साथ मिलके बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में क्या है, बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, सो एक बार मैं इन सारी चीजों को एक बार आपके लिए सम अप कर देता हूं। तो बेसिकली होता क्या है कि मालपिगियन ट्यूब्यूल कहां पे प्रेजेंट होगा, हिंड गट के एंटीरियर मोस्ट पोजीशन में प्रेजेंट होगा। और ये मालपिगियन ट्यूब्यूल क्या है, डायरेक्टली हीमोलिम्फ के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, अब हीमोलिम्फ के कांटेक्ट के अंदर है तो हीमोलिम्फ या ब्लड के अंदर जो बनने वाले जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि पोटेशियम यूरेट हो गया और वाटर हो गया, इसको ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल का जो डिस्टल पोर्शन है वो क्या करेगा, इस हीमोलिम्फ के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर लेके आएगा और वहां पर रिएक्ट करके बेसिकली क्या बनाता है, पोटेशियम कार्बोनेट, यूरिक एसिड और वाटर बनेगा। तो ये जो पार्ट है ये डिस्टिल पोर्शन से पैरोक्सिमल पोर्शन की तरफ भेजा जाएगा। अब पैरोक्सिमल पोर्शन में क्या होगा, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी मदद से क्या होगा कि कुछ सॉल्ट और वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसमें से क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो यूरिक एसिड बचा है उस यूरिक एसिड को आगे फर्दर के लिए भेज दिया जाएगा। तो यूरिक एसिड क्या है, मालपिगियन ट्यूब्यूल से निकलेगा, निकलने के बाद इलियम में जाएगा, कोलन में जाएगा और रेक्टम में जाएगा। तो कोलन और रेक्टम में क्या है कि दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है या सॉल्ट है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और रेक्टम में जब तक ये आएगा उस समय तक मैक्सिमम अमाउंट का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो चुका होगा। तो रेक्टम में क्या है, यूरिक एसिड फिशेस के साथ, वेस्ट के साथ मिलकर बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ है वो फिर से क्या करेगा, जो हीमोलिम्फ के अंदर जो यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके फिर से पोटेशियम यूरेट बनाएगा और ये फिर से प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम मालपिगियन ट्यूब्यूल की बात करें तो ये आपको कैसा दिखेगा, फाइन है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड येलोइश ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा, जो कि कहां डायरेक्टली प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये क्या है, हिंडगट के बिल्कुल एंटीरियर मोस्ट पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम इसके नंबर के बारे में बात करें तो इसका जो नंबर है लगभग 60 से 150 हो सकता है। ठीक है, जो कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं या बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। और लगभग यहां पर इसके 6 से 8 बंडल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि बेसिकली ब्रश बॉर्डर होती है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके अलावा क्या है कि मालपिगियन ट्यूब्यूल का जो डिस्टिल सिक्रेटरी पार्ट है वो क्या करेगा, हीमोलिम्फ के अंदर बनने वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि पोटेशियम यूरेट, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, कहां से, हीमोलिम्फ से, और उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी मालपिगियन ट्यूब्यूल का जो पैरोक्सिमल एब्जॉर्प्टिव पार्ट है वो क्या करेगा, इस यूरिन से सॉल्ट को और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद जो यूरिक एसिड है उसको किसके अंदर पोर कर देगा, इलियम, कोलन और रेक्टम के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मालपिगियन ट्यूब्यूल कॉकरोच के अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो वेस्ट को गट के अंदर ओपन कर देता है, यानी यहां से जो भी वेस्ट बनता है उसको गट के अंदर पोर कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो यूरिक एसिड है वो एज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये प्राइमरी क्या है, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ध्यान रखना है। और ये बेसिकली क्या करता है, लेस अमाउंट में वाटर को रिक्वायरमेंट होता है, या बोल सकते हैं कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए पानी की कम जरूरत होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाटर कंजर्वेशन का एक टाइप का एडेप्टेशन होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहां पर जो वेस्ट एलिमिनेट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो हिंडगट के अंदर हो जाता है, कोलन और रेक्टम में, जिसकी वजह से वाटर को मैक्सिमम अमाउंट में कंजर्व कर दिया जाता है और लास्ट में बिल्कुल ड्राई फिशेस में
ड्राई फिशेस की मदद से उसी के अंदर क्या होगा, यूरिक एसिड मिक्स होता है और वही यूरिक एसिड रेक्टम की मदद से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर जो वेस्ट है वो किसके थ्रू एलिमिनेट होता है, एनस के थ्रू एलिमिनेट होगा। बेसिकली ये क्या है कि जो रेक्टम है, रेक्टम के बाद जो एनस है, वहां से वेस्ट या यूरिक एसिड फिशेस के साथ मिक्स होकर बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट बॉडी सेल्स के बारे में। तो मैंने आपको कॉकरोच के अंदर बताया था कि जो कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो हीमोसिल कैविटी है उसको हम 3 साइनसेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक साइनस को हम क्या नाम देते हैं, पेरीविसरल साइनस। इस पेरीविसरल साइनस के अंदर बहुत सारे व्हाइटिश कलर के फैट बॉडी सेल्स होते हैं और इन्हीं फैट बॉडी सेल्स के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ट्रोफोसाइट सेल्स हो गया, ओइनोसाइट सेल्स हो गया, माइसीटोसाइट सेल्स हो गया। इसके अलावा एक सेल और होता है जिसको हम यूरेट सेल्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो यहां पर हमें फोकस करना है यूरेट सेल्स के बारे में, ठीक है। अब ये यूरेट सेल्स बेसिकली करता क्या है, तो यूरेट सेल अपने अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हम बात करें तो यहां पे यूरिक एसिड और नाइट्रोजनस ग्रैन्यूल्स को ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। अब ये बॉडी के बाहर एलिमिनेट नहीं होता, ये बस इस सेल्स के अंदर स्टोर होके रहता है, ठीक है। सो यूरेट सेल्स करता क्या है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है और इस तरीके का जो एक्सक्रीशन होता है इसको हम नाम देते हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन, ठीक है। इस तरीके के एक्सक्रीशन को क्या नाम देंगे, स्टोरेज एक्सक्रीशन। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो अब हम 1 बाय 1 करके इसको पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। सो जो यूरेट सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ स्टोरिंग यूरिक एसिड एंड यूरेट ग्रैन्यूल, यानी यूरिक एसिड और यूरेट ग्रैन्यूल को स्टोर करके रखता है, जिसलिए इस तरीके के एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं, स्टोरेज एक्सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। ये नाम याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और सेल्स हैं जैसे कि ट्रोफोसाइट सेल्स हो गया, ये क्या करते हैं, फैट हो गया, ग्लाइकोजन हो गया या प्रोटीन्स है, ये इनको स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो दैट कि जब कॉकरोच स्टार्वेशन की फेज में हो तब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओइनोसाइट सेल्स की, तो ये क्या करते हैं, ये लाइपोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं या वैक्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यू एपिक्यूटिकल बनाने में हेल्प करता है ड्यूरिंग मोल्टिंग, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। माइसीटोसाइट सेल्स की बात करें तो इसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये चीज आपको याद रखना है। और साथ के साथ यूरिक एसिड को भी ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूरिकोज ग्लैंड। अगर हम यूरिकोज ग्लैंड के बारे में बात करें, या यूरिकोज ग्लैंड को हम मशरूम ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या है, मेल कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। सो इसमें भी क्या होगा कि जो यूरिकोज ग्लैंड है वो क्या करेगा कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके अंदर अपने आप को स्टोर करके रखता है, और जब कॉपुलेशन का समय आता है, जब मेल कॉकरोच कॉपुलेट करता है, तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये क्या है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसने स्टोर कर रखा था उसको ये बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोज ग्लैंड बोलते हैं, या इसी को हम यूट्रिकुलाई मेजोरिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, यूट्रिकुलाई मेजोरिस, ठीक है। तो इसी चीज को एक बार समझ लेते हैं। सो जनरली क्या है, अगर हम मशरूम ग्लैंड्स की बात करें तो ये आपको मेल कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है, और ये कैसा है, लॉन्ग ब्लाइंड टिब्यूल्स होता है जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम यूरिकोज या फिर यूट्रिकुलाई मेजोरिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है यूरिक एसिड को स्टोर करके रखते हैं और इसको तब डिस्चार्ज करते हैं जब मेल कॉपुलेशन किसके थ्रू, स्पर्मेटोफोर के थ्रू ये इसको क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपका यूरिकोज ग्लैंड है वो किस में हेल्प कर रहा है, ये एज अ स्टोरेज एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ भी वर्क कर रहा है ड्यूरिंग मेटिंग, और क्या है, एक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ बिहेव कर रहा है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये स्टोरेज में भी हेल्प कर रहा है, यानी ये क्या करेगा कि जब कॉपुलेशन नहीं करता तब तो स्टोर करके रखेगा, और जब कॉपुलेशन करेगा तब एज अ एक्सक्रीटरी, एक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ बिहेव करेगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल की बात करें तो जनरली जितने भी कॉकरोच होते हैं, ठीक है, सो जो क्यूटिकल है बेसिकली वो क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर डिपॉजिट करके रख देता है,
तो उसके बाद होगा क्या कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनके क्यूटिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉकरोच के अंदर मॉल्टिंग होती है, मॉल्टिंग के समय वो क्या करेगा, उस क्यूटिनियस कवरिंग को शेड ऑफ कर देगा, हटा देगा, जिसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर जो स्टोर क्यूटिकल है वो भी बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।